LB1. So we'll see what is LB1. It is a stellar, इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने, ये एग्जाम में आ सकता है LB1. It is a stellar black hole. स्टेलर का मतलब मे भी आप लोगों को पता हो. स्टेलर, किसी को पता है स्टेलर का मतलब क्या होता है? So stellar is related to star. Okay, stellar का मतलब स्टार होता है. So it is a stellar black hole founded by National Astronomical Observatory of China. तो चाइना की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ये स्टेलर ब्लैक होल को बेसिकली फाइंड किया है. ओके, तो आज हम थोड़ा ब्लैक होल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग भी है ये, ध्यान से समझ लेना. This black hole is founded in Milky Way galaxy, and obviously Milky Way galaxy is our own galaxy. तो जिसमें बेसिकली हमें ये ब्लैक होल मिला है, स्टेलर ब्लैक होल, and that is founded by the observatory, National Observatory of China. So China, yes, if you have any doubt, directly you can ask. So China used its large sky area multi-project fiber spectroscopic telescope. तो इस टेलीस्कोप का चाइना ने यूज किया है to found this stellar black hole, okay, in our Milky Way galaxy. So the name of telescope which have found it, this stellar black hole, is LAMSOT, large sky area multi-object fiber spectroscopic telescope. So now what is this special about this LB1, which is a stellar black hole? So we'll see. So LB1 is 70 times as massive as the Sun, making it by far the biggest in this class. LB1 is located about 15,000 light years away from Earth. तो उसके बारे में खासियत है LB1 की, that it is a massive black hole and it is 70 times the Sun. जनरली जो बेसिकली जो स्टेलर स्टार्स होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, वो इतने बड़े होते नहीं है. ओके, स्टेलर ब्लैक होल्स ऐसा माना जाता है कि वो सन से 5 गुना बड़ा हो सकता है, 10 गुना बड़ा हो सकता है, बट नॉट एज बिग एज 70 टाइम्स. So that is a different thing from this. That is a specific thing about this LB1. ओके, ये बात याद रखनी है आपको. ये जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके डिटेल में, इसके बारे में. We will read that different about black holes. Okay. So जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो इतने बड़े होते नहीं है, वो 5 या 10 टाइम्स ज्यादा बड़े नहीं होते सन से. बट ये जो LB1 हमें मिला है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इस बार, वो काफी बड़ा मिला है हमें, 70 टाइम्स बिगर देन सन. ओके, एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट आर क्यूरियस दैट हाउ इट कुड पॉसिबल. या यदि ऐसा कुछ है, देन डेफिनेटली we need to more research about the stellar stars or stellar black holes. Okay, so this LB1 is located about 15,000 light years away from Earth. So देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी है, usually the stellar black holes have masses between 5 and 15 times that of sun. तो usually इतना मास होता है stellar black holes, सन से 5 से 15 गुना बड़े होते हैं. But LB1 is a monster because it has equal to 70 suns. 70 times of suns इसका मास है, making it by far the biggest of its class. अभी तक हमें सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल मिला है, and that is why it is more famous. So now we'll see black hole. What is black hole? It's interesting. मैं भी काफी लोगों को पता भी होगा ब्लैक होल्स के बारे में, but yes, तो थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं. So it is a region of space-time where gravity is so strong that nothing, no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it. So black holes की gravitation force बहुत ज़्यादा होता है black holes में, because we know that every matter exerts a gravitation force. ये हम बात कर चुके हैं. That every matter, कोई भी मैटर है वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स किस तरह का फोर्स होता है? इट्स ए अट्रैक्टिव फोर्स. दैट मींस हर मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन मास. जिस मैटर में ज्यादा मास होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. जैसे कि अर्थ, मून से ज्यादा मास है अर्थ का, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी
ज्यादा होगा, और मून बेसिकली अर्थ से छोटी है, उसका मास इनफैक्ट एक बात याद रखना आप लोग, एक बात और कंसेप्ट याद रखना कि साइज से मैटर नहीं करता कि मान लो अर्थ बड़ी है मून से इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स मून से ज्यादा नहीं है, बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज मोर देन, बिकॉज अभी आप देखो कि मान लो एक मैं कागज का बहुत बड़ा एक वो बना दूं, ओके, बहुत बड़ा मास बना दूं, बट उसका वेट उतना ज्यादा नहीं है बिकॉज इट्स मेड ऑफ पेपर। वही मैं एक आयरन की बेसिकली बॉल बनाऊं, सो ऑब्वियसली आयरन की बॉल छोटी सी भी होगी, देन इट कुड बी this heavier than this papers this ball, okay, so ek baat ye yaad rakhni hai, so that's why I'm saying it does not depend on the size of that object, it depends on the mass of that object कि उस body में mass कितना है, so that is why the body which has more mass it will exert more gravitation, so मैं यदि ये बोल रहा हूँ कि ब्लैक होल से ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो हर चीज को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इसका बात ये तो क्लियर है कि ब्लैक होल्स में मास भी बहुत ज्यादा होता है, यस एवरीबॉडी इज क्लियर, सो ब्लैक होल्स में मास भी बहुत ज्यादा है इसीलिए वो इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, एंड इनफैक्ट इसमें मास इतना ज्यादा होता है, इतना डेंस मास होता है दैट इट कैन इवन डू नॉट this reflect or transmit the light, it strictly absorb this light, वो लाइट को absorb कर लेता है, इसलिए ब्लैक होल कोई भी सोचो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज को, हम देख पाते हैं बिकॉज लाइट उस चीज से टकरा के हमारी आईज में आती है तभी हम उस चीज को देख पाएंगे, दैट मींस वी कैन नेवर सी ब्लैक होल बाय नेकेड आईज, ओके, because black holes do not reflect light or it can do not let this light to pass through it, okay, इनफैक्ट जो भी चीज यदि आप ट्रक भी ब्लैक होल की तरफ फेंकोगे तो वो उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, यदि आप किसी प्लेनेट को भी ब्लैक होल के ऊपर फेंक दोगे तो वो भी वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, दैट्स काइंड ऑफ एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ब्लैक होल्स आल्सो, जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा वो, और जितना मासिव ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा वो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, so black hole basically attract each and everything and it do not let pass anything including light. The gravity becomes high because matter gets pressed into tiny space, because बहुत ज्यादा मैटर को प्रेस हो जाता है वो उस पर्टिकुलर स्पेस में, और इतना ज्यादा डेंस हो जाता है, ज्यादा डेंस हो जाता है कि वहां पर बिल्कुल भी कुछ भी जरा सा भी इसमें पोर या स्पेस नहीं बचता, ओके, so that's kind of the dense mass it is, because no light can get out of it, people cannot see black holes, they are invisible. अब ये आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे कुछ लोग कि ब्लैक होल यदि नहीं दिखते हैं तो फिर पता कैसे लगा कि ये ब्लैक होल है, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कई बार वो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, जैसे कि मान लो कोई लाइट डिफ्लेक्ट होगी ब्लैक होल के आसपास आते हुए, ओके, और उतने एरिया में लाइट नहीं है, इसका मतलब वहां पर ब्लैक होल होता होगा कि जहाँ पर लाइट पास नहीं हो रही है, अब अभी तो कुछ और प्रोग्रेस हो गई है इनफैक्ट, ओके, एस्ट्रोनॉमी में अभी तो कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स भी बन गए हैं जो कुछ इस तरह से कुछ एनालाइज करते हैं कि ब्लैक होल्स हैं यहाँ पर, देयर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल जिस तरह में basically, but still yes, this is a phenomena which is yet to read about it, ठीक है, इसको और भी रिसर्च भी जरूरी है, so only space telescopes with specific tools can help to find these black holes, okay, तो सिर्फ कुछ खास तरह के स्पेस टेलीस्कोप्स ही ब्लैक होल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। Black holes can be big or small, so black holes obviously vary with their size, जितना ज्यादा मास होगा उस ब्लैक होल में उतना ज्यादा वो बड़ा ब्लैक होल होगा, उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स का ज्यादा होगा, if the black hole's mass is small then gravitational force will also small, so smallest black hole can be of equivalent to just an atom, तो smallest black hole एक एटम के बराबर भी हो सकता है, an atom is the smallest particle you can say, okay, so black hole can as equivalent to as atom, even tiny black holes can have mass equal to mass of a large mountain, यदि ब्लैक होल एटम के बराबर भी है तो भी उसका वेट एक माउंटेन के बराबर हो सकता है, ओके, व्हाई, बिकॉज दिस मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर ब्लैक होल इज वेरी डेंस, वो इतना कॉम्पैक्ट करके डेंस करके डाला जाता है कि वो माउंटेन के बराबर, एक एटम ब्लैक होल का एक माउंटेन के बराबर हो सकता है, ओके, दैट्स काइंड ऑफ dense material it is. Now we can divide black holes into two parts.
or you can say we have seen two kind of black holes. One is the stellar black hole, जिसके LB1 हम उसी बारे में पढ़ रहे थे, stellar black hole. और एक ब्लैक होल होता है सुपर मासिव ब्लैक होल्स नाम से बोलते हैं इसको, सुपर मासिव ब्लैक होल्स. अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ध्यान से समझना आप लोग इसको. वन ब्लैक होल इज स्टेलर ब्लैक होल, अदर इज सुपर मासिव ब्लैक होल. तो जो स्टेलर ब्लैक होल है, नाम से पता लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि स्टेलर मीन स्टार. तो जो ब्लैक होल स्टार से बनते हैं वो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं. ओके, द ब्लैक होल्स व्हिच मेड अप ऑफ द स्टार. अभी आपको स्टार से ब्लैक होल कैसे बनते हैं उसको थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, स्टार से ब्लैक होल कैसे बनते हैं. तो जो ब्लैक होल स्टार से बनते हैं तो वो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं. और इट इज ए ब्लैक होल फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशन कोलैप्स ऑफ ए स्टार. जब स्टार कोलैप्स हो जाता है, कि स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि इंसान की लाइफ साइकिल होती है कि एक एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बनता है, फिर चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड से वो बेसिकली मैच्योर होता है, ओके, यंग होता है, एंड देन ही इट कम्स टू ओल्डर स्टेज. ओके, फिर वो पर्सन डाई हो जाता है. इसी तरह से स्टार की भी स्टेजेस होती है. जैसे हमने नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि स्टार कैसे बनता था. स्टार कैसे बनता था? यस, नेबुला हाइपोथेसिस में. एनीबॉडी रिमेंबर नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी? हाउ स्टार फॉर्म्ड as per this theory? Anybody? तो उसको नोट्स को रिवाइज करो आप लोग, ज्योग्राफी तुम काफी अच्छे से पढ़ चुके थे सब चीजें हम लोग. सो इसमें बेसिकली ऐसा माना था कि स्टार्स जो है बेसिकली एक जैसे एक डस्ट पार्टिकल्स और बेसिकली गैसेस का एक क्लाउड होता था जिसको नेबुला बोला जाता था. ओके, फिर वो क्लाउड रिवॉल्व होता रहता था, रिवॉल्व होते होते वो फिर वो क्लाउड कोर के ऊपर इकट्ठा होने लग गया. ओके, तो जो मासिव पार्टिकल्स बेसिकली हैं वो सारे सारे कोर में आने लग गए. ओके, सो बेसिकली फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू होगी. तो फिर ये जो बेसिकली जो सारे सारे डस्ट मटेरियल से बने, नेबुला से बने हैं. ओके, तो पहले गैसेस और डस्ट पार्टिकल का बेसिकली नेबुला होता था, उससे बेसिकली बनते थे स्टार्स. सो ये फिर इसके बाद इसकी अगेन स्टेजेस होती है, फिर इसमें फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द लाइट. ओके, एंड उसके बाद फिर रेड जायंट बनता है. ओके, रेड कलर का बेसिकली बन जाता है. उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है, एंड देन फिर इसके बाद ब्लैक होल्स बन जाते हैं. इसको हम पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में. सो स्टार की भी स्टेजेस होती हैं. तो जो स्टार डाई हो जाता है, एक तरह से ये ब्लैक होल जो होता है, ये स्टेज स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, ये डाइड स्टार्स होते हैं. मतलब जो स्टार मर गया, जो स्टार खत्म हो गया, एंड इट द एंड स्टेज ऑफ द स्टार. ओके, तो ब्लैक होल इज नथिंग बट द स्टेलर ब्लैक होल. स्टेलर ब्लैक होल इज नथिंग बट इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार. तो स्टार से बनते हैं बेसिकली. ओके, so these are born when extremely massive stars collapse. तो ब्लैक होल्स तभी बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार कोलैप्स होते हैं. जब छोटे स्टार कोलैप्स होते हैं देन ब्लैक होल्स नहीं बनते. जब बहुत बड़े सारे स्टार्स कोलैप्स होते हैं, टूटते हैं, तभी ब्लैक होल्स बनते हैं. सो इसका एग्जांपल है अभी जैसे हमने देखा कि सुप LB1 इज ए स्टेलर ब्लैक होल, जो कि 70 टाइम्स बड़ा है. जनरली 5 to 50 टाइम्स ही बड़े होते हैं ब्लैक होल्स. ओके, स्टेलर ब्लैक होल्स 5 to 50 टाइम्स ही बड़े होते हैं सन से. बट यस, दिस LB1 is 70 times bigger than our sun. Now, what is supermassive black hole? These are giant black holes which are million times as massive as the sun. They are thought to be found at the center of almost all large galaxies. तो हमने स्टेलर ब्लैक होल देखा था, हमने 5 to 15 टाइम्स बड़े होते हैं, और ये 70 टाइम्स बड़ा है. पर ये जो सुपरमासिव ब्लैक होल्स होते हैं, they are million times as massive as the sun. So you can think of that how massive these black holes are. So they are million times massive as that of sun. और ये कहां पर मिलते हैं? They are found to be at the center of almost all large galaxies. जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे के गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमासिव ब्लैक होल होगा. ओके, और उसके आसपास फिर स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं. ओके, सोलर सिस्टम्स होते हैं. बट जनरली ईच एंड एवरी गैलेक्सी हैज ए सुपरमासिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर. हर गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है.
एंड दैट इज ए सुपरमासिव ब्लैक होल। और ये कैसे बनता है, क्या इससे कैसे बना है, ये कैसे नहीं, ये हमें अभी आइडिया नहीं है। ओके, मे बी ये बिग बैंग जब बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ तो मे बी उससे ये फिनोमेना हुआ। ओके, एंड मे बी इसीलिए ये सारे एक गैलेक्सी इसीलिए इकट्ठी रहती है बिकॉज जो सुपरमासिव ब्लैक होल है उससे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो मे बी उसके कारण ये सारे जो बेसिकली सोलर सिस्टम्स हैं मे बी एक गैलेक्सी के रूप में रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस सुपरमासिव ब्लैक होल। ओके, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें कम नॉलेज है। ओके, कि इसके बारे में ये कैसे बना और व्हाट है। बस ये स्टेलर ब्लैक होल को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है थ्रू देयर टेलीस्कोप्स एंड थ्रू अदर टूल्स आल्सो, थ्रू सैटेलाइट्स आल्सो। तो ये हम एनालिसिस काफी कर चुके हैं स्टेलर ब्लैक होल का, बट यस वी हैव लेस रिसर्च राइट नाउ अबाउट दिस सुपरमासिव ब्लैक होल। तो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मिल्की वे के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी के अंदर जो सुपरमासिव ब्लैक होल है उसका नाम ये है Sagittarius A, it's also called SGR-A. Okay, and it's found at the center of Milky Way. तो मिल्की वे जो हमारी खुद की गैलेक्सी है उसके सेंटर पे ये वाला सुपरमासिव ब्लैक होल है, दैट इज Sagittarius A और SGR-A. Now we see the ages of star, stages of star or stages of star. Okay, कि स्टार कौन कौन से स्टेज से पास होता है। तो पहले एक नेबुला होता था, स्टेलर नेबुला बनता है। ओके, नेबुला से फिर यदि ये नेबुला बेसिकली बड़ा सारा है तो फिर से मासिव स्टार बन जाएगा, और नेबुला छोटा है तो फिर से एवरेज स्टार बन जाएगा। तो जो हमारा खुद का सन है वो एक एवरेज स्टार है, दैट मींस छोटा स्टार है। ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। नेबुला कैन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एवरेज स्टार एज वेल एज मासिव स्टार। तो दिस एवरेज स्टार फॉर्म्स रेड जायंट। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, ये स्टार तब है जब ये देखो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, ये स्टार इस तरह से मासिव स्टार यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जो अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन हमारे सन की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि इसकी लाइट प्रोड्यूस करना बंद कर देगा कुछ टाइम बाद, जो व्हाइट लाइट आती है ये बंद हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा। ये रेड कलर का दिखने लग जाएगा ये स्टार, और ये मासिव स्टार है वो भी एक रेड सुपर जायंट। ये भी रेड जायंट ही है बट इट्स अ सुपर जायंट, व्हाई? बिकॉज़ से मासिव स्टार ये बहुत बड़ा होगा। ये रेड सुपर जायंट काफी बड़ा है रेड जायंट। तो स्टार की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, रेड जायंट बनने के बाद फिर क्या होगा, इसमें प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सुपरनोवा। एक तरह से देखो ये पहले कंसोलिडेट हो गया, एक स्टार बना। ये जो नेबुला था अलग अलग पार्टिकल्स से बिखरे हुए थे, उससे फिर एक स्टार बना, फिर रेड जायंट बना, अब वापिस से बिखरेगा। ये रेड जायंट बेसिकली वापिस से टूटेगा, इस तरह से ये रेड सुपर जायंट वापिस से टूटेगा। तो रेड जायंट टूटने के बाद क्या बनाता है, प्लेनेटरी नेबुला। ये ज्योग्राफिकल पार्ट है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार की स्टेजेस क्या है। सो रेड जायंट टूटने के बाद क्या बनाता है, प्लेनेटरी नेबुला। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेनेटरी सिर्फ नाम बोला जाता है, प्लेनेटरी इसका मतलब ये नहीं कि प्लेनेट बन गया यहाँ पर कोई। सो सिर्फ नाम है इसका प्लेनेटरी नेबुला, बिकॉज ये प्लेनेट की तरह दिखता था, बट डजंट मीन कि ये प्लेनेटरी कुछ बन गया। ओके, देयर इज नो प्लेनेट फॉर्मेशन, डोंट वरी, कुछ भी सॉलिड मटेरियल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, उससे प्लेनेटरी नेबुला बना, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। व्हाई? बिकॉज इट्स ए सुपर जायंट। तो ये सुपरनोवा होता है, इट्स ए वेरी बिग एक्सप्लोजन compared to this planetary nebula. And planetary nebula resulted into the formation of white dwarf. White dwarf means ये बहुत छोटा सा होता है। आप ऐसा मान लो कि कुछ 10, 12, 15 एलिफेंट्स को मिला दो, उतना बड़ा ये व्हाइट ड्वार्फ, उतना मास का बेसिकली ये व्हाइट ड्वार्फ, इसका मास काफी कम होता है। ओके, तो एक छोटा सा बेसिकली एक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। ओके, बहुत छोटा सा स्टार दिखता है इतना सा। ओके, और इसके अंदर कुछ दम नहीं होता, ना तो ये कुछ लाइट प्रोड्यूस कर पाता है और ना ही इसका कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ एलिफेंट्स के वजन के बराबर इसका वजन होता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, इसलिए ना तो ये लाइट प्रोड्यूस करने काम आता है और ना ही इसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और ये व्हाइट ड्वार्फ जो लेकिन चमकता है, थोड़ा सा छोटा सा व्हाइट सा बन जाता है, पर ये व्हाइट ड्वार्फ ही कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, छोटा सा पार्टिकल बन जाता है ब्लैक कलर। ओके, तो व्हाइट ड्वार्फ फर्दर इवॉल्व इनटू ब्लैक ड्वार्फ। तो दिस इज द स्टेज। ये इस तरह से सन ये जो यहाँ से स्टार्ट होगी प्रोसेस, यहाँ पर खत्म हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन ये किस केस में है, एवरेज स्टार के केस में। जब स्टार का केस साइज रिलेटिवली काफी कम है, जैसे कि हमारा सन इज इन दिस कैटेगरी एवरेज स्टार। लेकिन मान लो स्टार बहुत बड़ा है, मासिव स्टार है,
तो वो रेड सुपर जायंट बनाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, उस बहुत बड़े एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। अब सुपरनोवा हुआ, उसमें भी दो कंडीशन है। यदि मान लो ये जो सुपरनोवा हुआ था और ये मासिव स्टार भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, एक तो स्मॉल मासिव, एक लार्ज मासिव। मासिव स्टार वास्तव में बहुत बड़ा है, तब तो बनेंगे ब्लैक होल। और यदि मासिव स्टार जो तो इतना बड़ा नहीं था कि वो ब्लैक होल बना पाए, देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार। ओके, अब इनका ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इनका मास भी ज्यादा होता है। ओके, so this is the process of basically this formation of the black holes. Okay, उसके बारे में थोड़ा सा राइटअप भी लिखा हुआ है हम लोग हैं, ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बोली है इसका राइटअप भी मैंने आपको दिया है आपको, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। So here average star are of small size, जिसकी एवरेज की बात की, जैसे हमारा सन है। Smaller stars last for several billion years, ये कंसेप्ट भी समझ लो आप लोग। अब हमने दो तरह के स्टार्स पढ़े थे, एक एवरेज स्टार और एक मासिव स्टार। तो जो एवरेज स्टार होते हैं एक स्मॉल साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो जो स्मॉल साइज के स्टार होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बिलियन ऑफ ईयर्स, जैसे कि हमारा सन है। ओके, बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो जो एवरेज स्टार होते हैं, जो स्मॉल स्टार होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो मासिव स्टार होते हैं लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, वो कुछ ही सालों में बेसिकली खत्म हो जाते हैं, बने और खत्म हो गए। ओके, लेकिन जो एवरेज स्टार है इनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, बिकॉज इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत स्लोली स्लोली होता है। यहाँ पर लेकिन एनर्जी लॉस होगा जो वो एकदम सडनली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज लिखी हुई है। So smaller stars last for several billion years because they burn their fuel much more slowly. Small star like the sun will undergo a relatively peaceful and beautiful death. तो जो स्मॉल स्टार होते हैं वो बड़े आराम से उनकी डेथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ओके, तो उसे ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, छोटा सा पार्टिकल बन जाएगा और पीसफुली डेथ होती है। जो एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर प्लैनेटरी जो नेबुला बना था, दैट वाज आल्सो नॉट दैट मच बिग। ओके, तो इजीली ये स्मॉल स्टार खत्म हो जाता है, जैसे कि सन है हमारा, and passes through planetary nebula phase to become a white dwarf, which eventually cools down over time. Its spore stops glowing to become so-called black dwarf. Very less mass, no strong gravitational force. So I think there was a connection problem. Now you are getting my voice. तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मे बी मैंने कुछ आप लोगों ने मिस कर दिया। So small star like the sun will undergo a relatively peaceful and beautiful death and passes through planetary nebula phase to become a white dwarf. ये स्मॉल स्टार होता है, इसकी जो डेथ होती है वो बहुत पीसफुल होती है, एक प्लैनेटरी नेबुला बनता है एंड उससे फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है, एंड दिस व्हाइट ड्वार्फ फर्दर कूल्स डाउन टू फॉर्म ब्लैक ड्वार्फ, एंड दिस ब्लैक ड्वार्फ हैज अ वेरी लेस मास। इसका मास काफी कम होता है ब्लैक ड्वार्फ का, जिसमें वो एक शालिनी के बराबर होता है, एंड इट हैज नो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स। इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी ब्लैक होल की तरह नहीं होता। ये ब्लैक ड्वार्फ बेसिकली बहुत स्मॉल सा पार्टिकल होता है। ओके, now these massive stars on the other hand experience a most energetic and violent end, जो लेकिन इनका जो एंड होता है मासिव स्टार्स का बहुत वायलेंट होता है। दे caused a supernova, a violent explosion, ये बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन होता है सुपरनोवा। once the dust clears out, only thing remains is neutron star that often rapidly spins and known as pulsars. ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये बेसिकली बहुत रैपिडली स्पिन करता है, घूमता है बहुत रैपिडली, और इस मोशन को, इस पूरी प्रोसेस को बेसिकली पल्सर बोला जाता है। इट्स मास कुड बी इक्विवेलेंट टू सन। ओके, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है इसका मास सन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है और मोर ऑफ इट, इससे बड़ा भी हो सकता है, बट इट्स डायमीटर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 20 किलोमीटर। अब ये खास चीज है। ओके, बिकॉज एक चीज और आप ध्यान से देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ न्यूट्रॉन स्टार, मे भी किसी ने पढ़ा भी है ज्योग्राफी में, इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों बोला जाता है? यस, एनीबॉडी who read geography? Why this neutron star is called neutron star? किसी को पता है?
Okay. So atom is made up of the proton, electron and neutron. Okay. तो जो न्यूट्रॉन स्टार को न्यूट्रॉन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का मिलके बना होता है। इसका जो कोर होता है न्यूट्रॉन स्टार का, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूट्रल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। ओके, बिकॉज ये पूरा का पूरा मटेरियल टूट के एक तरह से कोर पे गिर जाता है। ओके, उसके बाद ये न्यूट्रली चार्ज हो जाता है और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। सो इट्स मास कुड बी इक्विवेलेंट टू सन। देखो इसका मास सन के बराबर है, लेकिन देखो सन की डायमीटर काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अर्थ की डायमीटर 6400 किलोमीटर है, तो सन की डायमीटर तो डेफिनेटली हमने पढ़ी थी काफी ज्यादा है। बट जो इसकी डायमीटर है, न्यूट्रॉन स्टार की डायमीटर होगी, दैट वुड बी कुड अराउंड द ऑर्डर ऑफ 20 किलोमीटर। और वही बात है कि ये जो मास है, इट्स इट्स बहुत कम डायमीटर में बहुत डेंस मास है। ओके, so that is the basically meaning of this neutron star। यदि इसकी डायमीटर 20 किलोमीटर के अराउंड है, दैट मींस ये न्यूट्रॉन स्टार बन गया। ओके, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स इसका होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा। इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सन। सन का ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वली या उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसके बराबर इसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा। बट इफ स्टार इज लार्ज इनफ, स्पेशली लार्ज, it can even form a black hole, and so these kind of black holes are called stellar black holes। सो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार में दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट न्यूट्रॉन स्टार की डायमीटर काफी कम होती है, लेकिन ब्लैक होल की डायमीटर काफी ज्यादा होती है। ओके, एंड ग्रेविटेशन फोर्स भी ऑब्वियसली ब्लैक होल का ज्यादा होता है। सो दिस इज इट विद दिस टॉपिक। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.